मैं यतीम खाने से जवान कुंवारी लड़कियां लाता और उनको टीके लगाकर जवान करके दुबई और सऊदी अरब में भेज देता था। जब एक दिन एक बच्ची को देखकर मेरा दिल बहल गया। मैंने इस बच्ची को अपने बिस्तर में सुलाया और रात के 2 बजे मैं खुद पर काबू ना रख सका। उस बच्ची ने रात अपने दोनों सऊदी अरब से हमारे ख़रीदारों ने फिर से कमसिन जवान लड़कियों का मुतालबा किया। हमें यतीम खाने से कुछ लड़कियां मज़ीद ख़रीदनी होंगी। मेरे एक साथी ने मुझे आकर बताया तो मैं सोच में गुम हुआ। मैंने पिछले दिनों चंद लड़कियां ख़रीदी थी। उन लड़कियों को रोज़ाना इंजेक्शन लगा रहा था। निहायत हल्की मिकदार में इन लड़कियों को रोज़ाना नशे का इंजेक्शन लगवा कर मैंने जवान होने तक इतना आदी कर देता था कि वो मेरे इशारे पर नाचती थी। ऐसे दावेदार हसीन लड़कियों को फिर मैं अरबी के हवाले कर देता था और करोड़ों रुपये कमा लेता था। अब भी मेरे साथी ने मुझे बताया तो मैंने अपने पास पहले से मौजूद लड़कियों की गिनती की। मुझसे 15 लड़कियों का मुतालबा किया गया था, जबकि मेरे पास बमुश्किल 12 लड़कियां थी। मैं परेशान हो गया। अगले रोज़ मैं यतीम खाने पहुंच गया। इस यतीम खाने का निगरान जान पहचान का था। वह अंदर से चंद कमसिन बच्चियों को पैसे लेकर गायब करवा देता था और इनका रिकॉर्ड भी मिटा देता था, इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। मुझे देखकर यतीम खाने का निगरान खुशी से खड़ा हो गया। मेरी सूरत में इसे फिर से लाखों रुपए नजर आ रहे थे। मैंने इसे साफ रंगत की खूबसूरत कमसिन बच्चियों का मुतालबा किया तो वे बोला कि मैं आपका ही मुंतजिर था। पिछले एकदम साल से जो बच्चियां बहुत छोटी लगती थी अब वे जवान लगने लगी हैं और एक बच्ची तो हफ्ता भर पहले ही मेरे पास पहुंची है। गजब की हसीन है। इसे देखकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। इसकी बात पर मैंने इत्मीनान से सर ही हिलाया था। मैं खुद कभी लड़कियों को देखने या अपने साथ ले जाने का तकल्लुफ़ नहीं करता था। बात तय करके मैंने अपने साथी को लड़कियां लाने का कहा। खुद यतीम खाने से निकल गया। मैं इस काम में माहिर था। वो लड़कियों की खूबसूरती और जिस्मानी सेहत का अच्छे से जायज़ा लेकर इन्हें हमारे मखसूस ठिकाने पर लाता था। इस रोज़ तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया। मेरी कुछ दूसरी मशरूफियात थीं। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री का दफ्तर बनाया हुआ था। 2-3 दिन बाद मैं लौटा तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि वे लड़कियां अड्डे पर ले आया था। उन लड़कियों को भी वही मखसूस खुराक दी जा रही थी जो इन्हें सेहतमंद रखती थी और इनकी खूबसूरती को उभारती थी, और इंजेक्शन भी लगा रही थी। मैं मुतमईन हो गया। इस बार मैंने इस यतीम लड़कियों में एक निहायत खूबसूरत लड़की देखी। तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा, मेरे साथी ने अचानक अजीब से लहजे में कहा तो मैंने चौंक कर इसे देखा। पहले निगरान ने यही बात की थी, अब वह भी बोल रहा था। मैं बेजारी सा सर झटक गया। फिर वो बोला, एक बार देख लो, बाद में फिर कुछ तुम पछताओगे। कि हीरा हाथ से निकल गया। वो जानता था मैं हर बार यतीम खाने से लाने वाली लड़कियों को बेचने से पहले एक बार खुद देखता था। अगर कोई लड़की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती तो मैं उसे खुद भी इस्तेमाल कर लेता था। वैसे तो मुझे कुंवारी लड़कियों के ज़्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़कियां भी अच्छे खासे पैसे दे जाती थी। मैं हुस्न का दीवाना था। मैंने ज़िंदगी में एक बार एक लड़के से मोहब्बत की थी, मगर इस लड़की ने मुझे अय्याश और बदकार कहकर ठुकरा दिया था। इस रोज़ के बाद मैं बदकार बन गया था। मैं यतीम खाने में लाई लड़कियों के जवान होने पर जो भी लड़की बेहद हसीन लगती थी इसे खुद इस्तेमाल करता। ये मेरे पास गुनाह करने की एक छोटी दलील थी, मगर मेरे दिमाग में यही था कि इस लड़की के ठुकराने का बदला मैं हर हसीन लड़की से लेकर रहूँगा। इस वक्त भी अपने साथी की बात सुनकर मैं सोच में मुब्तला हुआ। फिर इससे कहा कि ठीक है, मैं वो गौहर नायाब ज़रूर देखना चाहूँगा जिसके बारे में सब बार बार बात कर रहे हैं। वो खुश हो गया। जब मैं इसके साथ अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा तो उसकी दिखाई लड़की को देखकर मैं वाकई ठटक गया था। मगर मेरे ठटकने की एक वजह यह भी थी कि वो कमसिन लड़की जो मुश्किल 12 बरस की थी, इसकी शक्ल बिल्कुल इसी लड़की जैसी थी जिससे मुझे पहली बार 10 साल पहले मोहब्बत हुई थी। वो बच्ची हूबहू वैसी ही थी। मैंने सुना था कि हर इंसान के साथ शक्ल इस दुनिया में मौजूद है। मुझे लगा कि मेरी पहली मोहब्बत की दूसरी शक्ल इस वक्त मेरे सामने थी। मैं भी तो उसके हसीन चेहरे का ही दीवाना हुआ था। मैं इस लड़की को जानता नहीं था। इसके हुस्न की वजह से मैं उसको हासिल करने के लिए पागल होता जा रहा था और अब सामने वही चेहरा मौजूद था। वो बच्ची सहमी हुई सी मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर इस कम उम्र बच्ची का बाजू दबोचा और उसे अपने साथ बाहर ले आया। वो खौफजदा सी मुझे देख रही थी, मगर इसने कोई शोर नहीं किया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसे देखते ही तुम दीवाने हो जाओगे। यह बहुत खूबसूरत बच्ची है ना, जाने जवान होकर क्या गजब ढाएगी। मेरा साथी मुझे देखकर इसे फ़क्र से बोल रहा था जैसे इसमें इसी का कमाल हो।
मैंने सर झटक कर इससे कहा कि दोबारा इस लड़की की तरफ मत देखना, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज से मेरे पास रहेगी और इसे मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे अल्फाज पर मेरा साथी हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहा था। खूबसूरत लड़कियाँ पर मेरा हक ज़रूर जताता था, मगर मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी, बल्कि खुद इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने दोस्तों को भी वह लड़की सौंप देता था। मगर इस वक्त मेरी संजीदा चेहरे को देखते हुए मेरे साथी खामोश हो गया। मैं इस बच्ची को अपने घर ले आया। वो तमाम वक्त बिल्कुल खामोश सहमी हुई सी मुझे हैरत से देख रही थी। इसने शोर मचाने या चीखने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरे घर में कोई दूसरा फ़र्द नहीं रहता था। घर वालों से अरसा हुआ था कि ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था। मेरे चंद दोस्त अक्सर मेरे घर डेरा रखते थे और एक 40 बरस की जवान औरत मेरे घर मुलाजिमा थी। वह औरत मेरी बहुत वफ़ादार मुलाजिमा थी और पिछले 10 सालों से मेरे साथ रह रही थी। वो बेवा थी, इसका आगे पीछे कोई ना था, ज़माने की ठोकरों की ज़िद में आई हुई थी। मैंने इसे अपने पास काम पर रख लिया। वो मेरे एहसानमंद हुई कि मेरे हर अच्छे बुरे काम की गवाह थी, मगर इसने मुझे बुरा या गलत कहने की हिम्मत नहीं की। मैं इस बच्ची को घर ले गया तो वह औरत भी छिटक गई थी। पहली बार मैं इस औरत के अलावा किसी को घर लाया था। इसकी हैरत पर मैंने इसे कहा, अच्छा सा खाना तैयार करो, मैं चाहता हूँ मेरे मेहमान के लिए निहायत बेहतरीन दावत का इंतज़ाम किया जाए। मेरे अल्फाज पर औरत की हैरत मज़ीद बढ़ गई, जबकि मैं चमकती आंखों से इस बच्ची को देख रहा था। ये बच्ची आज से मेरे पास रहेगी। इसके जवान होने का मैं इंतज़ार करूँगा और जब वक्त आया तो मैं इससे निकाह कर लूँगा। इसकी फ़िक्र मत करो, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने इस औरत को हिदायत दी तो वो बेसाख्ता देखती रही, क्योंकि इस बच्ची को देखने लगी, जबकि बच्ची सहमी हुई नासमझी से यहाँ वहाँ देख रही थी। इस वक्त इसके होश इतने उड़े हुए थे कि मेरी बात भी ना समझ पा रही थी। औरत ने इसके खाने पीने का इंतज़ाम किया। मैंने इसके लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया। मैं खुद को अंदर से तसव्वुर कर चुका था, मगर इतने अरसे बाद पहली बार मैं किसी के आने पर इतना खुश हो रहा था कि इस औरत ने बच्चे को नहलाया धुलाया, नया लिबास पहना दिया था। रात का खाना खाते हुए मैं बार बार इस बच्ची को देख रहा था। इसे देखते हुए मेरी नज़रों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसके इश्क में मैं कितना अरसा पागलपन का शिकार रहा। मैंने सर झटका और मुस्कुराया। किसी ने सच कहा है कि एक इंसान पर दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। अगर मैं इस चेहरे और हुस्न का दीवाना हुआ था तो मुझे वही चेहरा इतने अरसे बाद वापस मिल चुका था। इसमें इस बच्ची को अपने शिकंजे से आज़ाद नहीं करने वाला था। अजीब सी बात थी, मैं कमसिन लड़कियों की ख़रीद फ़रोख्त करने वाला 30 साल का बेज़मीर मर्द था, कम उम्र की बच्ची के बारे में ये सब सोच रहा था। रात हुई तो मेरे दोस्त मेरे घर आ टपके। मेरे साथी ने यकीनन उनको इस हसीन बच्ची की इत्तला दे दी होगी। मैं जानता था ये अय्याश मर्द सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आए थे, क्योंकि मेरी भेजी हुई लड़की उनको मुफ्त में मिलती थी। वो कहने लगे, यार हम वही हीरा देखने आए हैं जिसके हुस्न के तुम इतने खरीदार हो गए हो कि पहली बार किसी लड़की को घर ले आए, वरना तुम्हारी कैद में आने वाली हर लड़की तुम्हारे अड्डे से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पर जाती रही है। मैंने नागवारी से इन सब को देखा, हालांकि वह ऐसी बातें हर लड़की पर करते थे। मैंने पहले कभी बुरा नहीं माना था, मगर अब इस बच्ची के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे दोस्त इस बेबाकी और बेतकल्लुफ़ से ये बात कर रहे हैं। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक जवान लड़की के बजाय बच्ची घर लाया था। वो लड़की नहीं, बच्ची थी और बिकाऊ नहीं है, ना ही इसे मेरे अलावा कोई हाथ लगाएगा। अपने ये शौक लेकर तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैंने संजीदगी से कहा। तो मेरे दोस्त खटक कर मुझे देखने लगे। लगता है वह बच्ची कुछ ज़्यादा हसीन है। इसे देखने के बाद तो तुम इतनी पुरानी दोस्ती भी भूल गए हो, मेरे एक दोस्त ने तंज़िया लहजे में कहा। तो मैंने बेजारी से देखा। मैं लड़कियों पे रुपया पैसा खर्च करता हूँ, अपना वक्त बर्बाद करता हूँ। अगर मैं कभी मुफ्त में तुम सबको मज़े लेने देता हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम हर लड़की पर हक जताते बैठ जाओ। मेरे अल्फाज ने मेरे दोस्तों को हैरान कर दिया था। आज के बाद भी अगर कोई लड़की खूबसूरत हुई और मैंने इसे इस्तेमाल किया तो मैं ज़रूर तुम लोगों को मज़ा लेने दूंगा, मगर इस बच्ची के बारे में सोचना भी मत। इसे जवान होने तक मैं अपने पास रखूँगा और ये सिर्फ मेरी रहेगी। मेरे दो टोक अल्फाज पर वो इत्मीनान से सर हिला के कहने लगे, नाराज़ नहीं हो, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। हमें तुमसे बढ़कर अपनी तस्कीन अजीज़ नहीं है, इसलिए अपना मूड अच्छा करो। मेरे दोस्त मुझे मनाने लगे और बातें करने लगे। मैं भी कुछ देर में सब भूल गया, मगर इसी वक्त वो औरत इस बच्ची को लिए मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं इस बच्ची के रहने का इंतज़ाम कहाँ करूँ? मैंने इसके लिए कोई कमरा सेट नहीं किया क्योंकि तुमने कुछ बताया नहीं था। वो औरत मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैंने
बेचैनी से पहलू बदला। इस बच्ची को मेरे दोस्तों के सामने ले आई थी। मेरे दोस्त एकटक बच्ची को देख रहे थे। इसका दूधिया शफाक रंग इस वक्त दमक रहा था। मेरे अय्याश दोस्त भी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। तुम सबने वापस जाना है, चलो जाओ, मैं अब किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैंने दोस्तों को टालने के लिए कहा तो मजीद फैल कर बैठ गए। आज रात हम तुम्हारे पास ही रुकने वाले हैं। वो एकदम इरादा बदल चुके थे। मैं खटक गया। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि इस बच्ची को देखने के बाद इसकी नीयत में बदलाव आ चुका था। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो जबकि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा? शायद मैं पूरी रात काम के सिलसिले में बाहर रहूँ। मैंने आबरू चढ़ाकर अपने दोस्तों को देखा तो वे हंस पड़े। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। तुम इस घर में हो या नहीं, हम पहले भी यहाँ पर अक्सर रातें गुजारते हैं। तुम्हें अब क्या मसला होने लगा है? एक दो सस्ते हुए बच्चे को देखकर बोला। शायद इस बच्ची के आने के बाद अब तुम्हें अपने दोस्तों पर भी एतबार नहीं रहा। बोलो, तुम यह कहना क्या चाहते हो कि ये जब तक यहाँ रहेगी तब तक हमारा यहाँ दाखिला मना है? अपने दोस्त के सवाल पर मैंने कहा, ये बच्ची अब सारी उम्र यहाँ रहेगी और तुम ऐसे ही समझ लो, क्योंकि अब ये घर खाली नहीं है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने की अब मैं इजाज़त नहीं दूंगा। अपने दोस्तों को साफ अल्फाज में बोलते हुए मैंने इस औरत को देखा। इस बच्ची को मेरे कमरे में ले जाओ, वहीं रहेगी, मैं इसे अपने पास ही सुलाऊंगा। मैंने इस वक्त फैसला किया था क्योंकि मैं जानता था मैं जितना भी अपने दोस्तों को वहाँ से भेजने की कोशिश करूँ, वो आज की रात वहाँ से हिलने वाले नहीं थे। इनकी सोबत में मैं अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका था। इन्हें मैं बहुत अच्छे से पहचान गया था। मेरी तरह इनके जिस चेहरे पर नज़र टिक जाती इसे हासिल करके रहते। मेरे फैसले से मेरे दोस्त लापरवाही से बैठे रहे, मगर वे औरत परेशान हो गई। मुझे ठिठक कर कहने लगी, इस बच्ची को मैं आज रात अपने पास सुला लेती हूँ, कल से इसके लिए कमरा तैयार है, कर दूंगी। मुझे इसका मशवरा देना सख्त बुरा लगा था। मैंने तुमसे जो कहा है तुम वही करो, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। मेरा गुस्सा करने पर वो औरत घबरा कर बोली, तुम नशा करते हो, ऐसा ना हो तुम नशे में इस बच्ची के साथ कुछ गलत कर बैठो। सारी उम्र के पछतावे से अच्छा है कि तुम एहतियात से काम लो। मुझे यकीन रखो, मैं इस बच्ची की हिफाजत करूंगी। मुलाजिम औरत ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। जब से वो मेरे घर आई थी पहली बार ऐसा हुआ कि वो मेरा फैसला मानने के बजाय मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी एक औरत थी, इन मामलात की नज़ाकत को खूब समझती थी, मगर मैं इसकी ये बात नहीं मान सकता था। मेरे दोस्त इत्मीनान से मेरे सामने बैठे हुए थे। अपने दोस्तों की मौजूदगी में इस बच्ची को अलग कमरे में हरगिज़ नहीं सुला सकता था। मेरी सख्ती करने पर वो औरत खामोशी से चली गई। मैं कुछ देर दोस्तों के पास बैठा रहा। मैं मुतमईन था मेरी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि इस बच्ची को हाथ लगाए। मुझे गरूर था कि मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। कुछ देर तक इनके साथ महफिल सजाए बैठा रहा। मुझे अपने दोस्तों का इत्मीनान बार बार खटक रहा था। इनके शैतानी दिमाग से मैं बखूबी वाकिफ था। वो कोई चाल चलने के इंतज़ार में थे, जबकि मैं भी मोहताज हो चुका था। उन्होंने मुझे अपने साथ एहतराम और मशरूफ़ पीने की दावत दी थी, तो मैंने बस एक गिलास पिया और फिर माजरत कर ली। मैं इस मामले में मोहतात रहा। एक गिलास से मुझे कभी नशा सवार नहीं हुआ, मगर 3 से 4 गिलास पीने के बाद मैं होश खो देता था। मैंने गिलास के बाद दोबारा हराम व मशरूफ़ को भी मुंह नहीं लगाया था। रात के 1 बजे तक मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा और इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। इस बच्ची को अपने साथ बिस्तर पर सुला कर मैं मुतमईन हो गया। मैं भूल गया था जब एक मर्द पर शैतान हावी हो जाए तो किसी पाबंदी या सख्ती को नहीं मानता, ना ही इसके दिमाग में कोई इज्जत एहतराम बाकी रहता है। मेरा इस मामले में तजुर्बा हो चुका था। मैंने सगे और महरम रिश्तों को हवस पर सवार होने के बाद सब भुलाते देखा था। मैं जानता था औरत ज़ात के मामले में अल्लाह ने मर्द को बहुत कमज़ोर बनाया है, मगर फिर भी मैंने इस रात गलती कर दी थी। अपने कमरे में आने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, मगर मुझ पर अजीब बेचैनी सवार रही। मैं करवटें बदलता रहा। 2-3 मरतबा मैंने काम वाली को कॉल करके सवाल किया, मेरे दरवाजे के बाहर कोई हलचल महसूस हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे दोस्तों की मौजूदगी में वो औरत भी अपने कमरे में अच्छे से बंद हो जाया करती थी, मगर इसके कमरे की सरी की मरी से मेरा कमरा निहायत आसानी से देखा जा सकता था। मेरे सवाल करने पर वे उठकर अपनी खिड़की से झांक कर मुझे बताती थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं है। मेरे दोस्त मेहमान खाने में सुकून से सो रहे थे। मुझे इस बात पर यकीन आता था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि मेरे दोस्त देखने के बाद सुकून से सो गए थे? मैं इनकी फितरत को अच्छे से जानता था। हसीन लड़की देखने के बाद जब तक इस लड़की को हासिल नहीं कर लेते वो कभी चैन से नहीं बैठते थे। वो इनके घर में अचानक रुकने का मतलब भी यही था कि वे इस बच्ची को
बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। मैं ऐसे मर्दों के साथ 10 साल से रह रहा था, मुझे कभी इनकी बेशर्मी पर गुस्सा नहीं आया था जितना इस रोज़ मैं बेबसी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद मुझ पर गंदगी छाने लगी और मेरा जिस्म शरीर गर्म होने लगा। मैं बेचैनी का शिकार होता उठकर बाथरूम में बंद हो गया और ख़ुद को ठंडे पानी के नीचे खड़ा करके ठंडा होने की कोशिश करने लगा। मेरे वजूद की गर्मी अचानक से बढ़ती चली जा रही थी। मैं अचानक परेशान हो गया। मुझ पर नशा भी सवार नहीं हुआ था। जो वजह मुझे समझ आई वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरे दरवाजे के बाहर दस्तक हुई तो मैंने जल्दी से वॉशरूम से निकल कर वहाँ देखा, कमरा खाली था। इसी वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल उठाया तो मुझे मुलाजिम औरत ने कहा कि मेरे कमरे के आगे से अभी मेरा एक दोस्त गुजरा है, मगर वह जाकर अपने कमरे में सो चुका है। वो मुझसे कहने लगे, तुम राजदारी से बच्ची को मेरे कमरे में भेजो, मैं गुंडी लगा कर रखूँगी। तुम्हारे दोस्तों ने अगर रात के किसी पहल दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो इन्हें नाकामी का सामना होगा। मैं इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वे ज़िद करने लगी, बोली, ऐसा ना हो तुम्हारे होशियार होने से पहले कोई नुकसान हो जाए। मुझे अपनी मुलाजिमा का बार बार मेरे मामलात में दखल देना शक में मुब्तला कर गया, जिसने कभी मुझे इतना तंग नहीं किया था जितना इस रात। वो कॉल पर कॉल करती मुझसे बच्ची को अपने कमरे में रखने की इजाज़त मांग रही थी। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और कॉल काट दी। मोबाइल एक तरफ फेंकते हुए मैंने बच्ची को देखा। मेरी अजीब सी कैफियत हो रही थी, मेरे होश उड़ने लगे। अपने वजूद की बेचैनी पर मैं सुकून से सोती बच्ची के साथ लेट गया। एकदम मेरे अंदर ख्वाहिश सराने लगी कि मैं इसे छू कर देखूं। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए जब इस बच्ची को अपने करीब किया तो मेरे होश जवाब देने लगे। मुझे लगा मेरा दिमाग बिल्कुल साकिन हो गया है। मेरी हरकत पर बच्ची की आंखें खुल गई। मुझे देखकर खौफजदा सी होकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर मुझ पर इस वक्त हवस सवार हो चुकी थी। मैं इस बच्ची को अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश में खुद इसे अपनी हवस का निशाना बनाने लगा। इस वक्त मेरे हाथ बिल्कुल ख्वाबों में नहीं रहे थे। वह बच्ची खौफ से चीखने लगी, मुझसे रहम की भीख मांगने लगी, मगर मैंने ना इसकी कम उम्र का ख्याल किया और ना ही मुझे अपनी एहतियात याद रही। मैं पागलों की तरह इस मासूम बच्ची को नोचता रहा। मैंने इसकी इज्जत तारम तार कर दी। इसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। मेरे दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होने लगी, मगर मैं ये सब महसूस करके भी होश में नहीं आ रहा था। कुछ देर गुजरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का तूफान थम गया था। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होती रही। मैंने नींद बेहोशी में उठकर दरवाज़ा खोला और वापस जाकर बिस्तर पर गिर गया। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह मेरी आँख खुली तो वह बच्ची कमरे से गायब थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे रात के मंजर याद आए तो मेरे होश उड़ गए। तब दोस्तों की चाल समझ आई। वो नशे के गिलास में मुझे वे दवा दे चुके थे जो जिस्मानी तलब को जगाती है। इसके बाद इंसान कभी होश में नहीं रहता। जब पागलों की तरह उठकर कमरे से निकला तो सामने मेरी मुलाजिमा खड़ी हुई थी। इसके चेहरे के रंग टूटे हुए थे। मैं चौंक गया। वो घबरा कर बोली, मैंने तुम्हारे कमरे में बच्ची को तलाश किया, तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुला था, वो बच्ची गायब थी। मैंने जाकर जब मेहमान खाने में देखा तो तुम्हारे दोस्त भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। औरत की इस बात पर गुस्से से मेरी हालत ख़राब हो गई। हालांकि इन मर्दों ने कुछ अनोखा नहीं किया था, इन्हें इस हद तक मैं ही लाया था। हर बार जब मैं मासूम बच्चियों की इज्जत तार तार करता था, इन्हें किसी खिलौने की तरह अपने दोस्तों के आगे फेंक देता था और जिन लड़कियों को जवान होते ही मरबी शेखों को भेज देता था, मैंने कभी सोचने की कोशिश नहीं कि इनका क्या अंजाम होता था। मेरी मुलाजिमा परेशानी से कहने लगी, तुमने रात बच्ची के साथ क्या किया? पूरे घर में इसकी चीखें गूंज रही थी। वो मासूम बच्ची रहम की भीख मांग रही थी। मैंने इतनी मर्तबा दरवाज़ा बजाया ताकि मैं इसे तुमसे महफूज कर सकूं, मगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। औरत की बात पर मैं नादिम हो गया। वो औरत जो हमेशा मेरे सामने इज्जत से सर झुका कर रहती थी, भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। बोली, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी किसी औरत को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम अब इंसान नहीं रहे और दरिंदे को कोई हद या एहतियात रोकती नहीं है। मैं तुमसे रात भर कहती रही कि बच्ची तुम मेरे हवाले कर दो, मैं औरत हूँ, मैं इसको कुछ ना करती, मैं इसे संभाल लेती, मगर तुम मर्द थे। तुम्हारे अंदर जब तलब ने सर उठाया तो तुमने हर हद भुला दी। औरत अफसोस करते ही रोने लगी। मैं पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। मैं इसके लिए वाकई दिल में ठान चुका था कि मैं इसे कभी तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। मेरी सारी ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की को शामिल करने का ख्याल आया था। एक अरसे बाद मुझे मौका मिला था कि मैं अपनी वीरान ज़िंदगी को खुशियों से भर लेता, मगर मैं खुद से बर्बाद कर बैठा था। मैंने जल्दी से अपना लिबास बदला और निकलते हुए अपने दोस्तों को बार बार कॉल करने लगा। किसी भी दोस्त ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं पागल हो गया। इस मामले में मैं पुलिस को भी शामिल नहीं कर सकता था क्योंकि इस बच्चे को गैर कानूनी तौर पर मैंने यतीम खाने से ख़रीदा था।
मुझे सारी बात तफसील से बतानी पड़ती, नतीजन मेरा और गैर कानूनी कारोबार भी सामने आ जाता। मैं बदहवासी से अपने एक दोस्त के घर का दरवाज़ा बजा बजा कर इनसे बार बार पूछने लगा, मगर हर घर से मुझे यही जवाब मिला कि मेरे दोस्त रात से घर नहीं आए, मैं पागल होने को जा रहा था। न जाने वे इस बच्ची को लेकर कहाँ जा चुके थे। इनके जो ठिकाने में जानता था वो सब खाली मिले। मैं 3 दिन भागता रहा, बच्ची नहीं मिली। ना दोस्तों ने दोबारा राब्ता किया। चौथी रोज़ इस मुलाजिम औरत ने काम से फारिग होकर टीवी चलाया तो वहाँ एक मीडिया वालों के सामने कोई औरत जोरों का तार की तरह रोती जा रही थी, जबकि इसके साथ स्क्रीन पर जो बच्ची दिखाई जा रही थी वह हम दोनों को चौंका गई। वह वही बच्ची थी जो मेरे दोस्त उठा ले गए थे। टीवी पर मौजूद औरत कहने लगी, मेरे शौहर को बेटियां नहीं चाहिए थी, मेरी 5 बेटियां हुई। उसने कहा बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा, मेरी बेटी हुई तो मैंने छुपा दी। शौहर से कहा मर गई, शायद वे इस बच्चे की माँ थी। मैं बस ये सब देख रहा था। वो कहने लगी मेरे घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। 5 बेटियां ऐसे जी रही थी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मगर सबसे छोटी बेटी को ना मैंने घर के एक स्टोर रूम में बंद करके रख दिया। इसे 3 वक्त का खाना देती थी, इसे स्टोर रूम से कभी निकलने नहीं दिया। मैं इसे बोलने की ना इजाज़त दी, ना वे अच्छा लिबास पहन पाई, ना तालीम हासिल की। अमीर बाप की बेटी थी, मगर बाप के घर में मुलाजिमा से बदतर हाल में पली थी। वो रोती, मैं अपनी बेटी को गुमसुम अंधेरे स्टोर में बैठा देखती तो कलेजा मुंह को आता था। खुद को बचाने के लिए मैं इस मासूम की कुर्बानी दे रही थी। कभी कभी मैं स्टोर रूम में जाती तो वे सहम कर रह जाती, जिसे अकेले डर लगता था। सारी रात बुखार से जलती रहती, मगर मुझे मौका नहीं मिलता जाकर देख सकूं, ना कभी दवा दिला सकी। वो खुद बीमार होती, खुद ठीक हो जाती। जिसने बोलना छोड़ दिया, मैं सामने जाती तो खाली खाली नज़रों से मुझे देखती रहती। माँ कहना भूल गई। एक रोज़ कहने लगी, इंसान किस उम्र में मरता है, मैं अब ज़िंदगी से थक गई हूँ। मैं तो घबरा गई, वे जिंदा भी किस हाल में थी, मगर मरने का सुनकर मेरा दिल कट गया था। मैंने राजदारी से एक यतीम खाने का पता किया और अपनी बेटी को चुपचाप इस यतीम खाने में दाखिला करवा दिया, मगर इनसे कहा बेटी का खर्चा भेजती रहूँगी, जवान होने तक ख्याल रखो, फिर खुद को संभाल लेगी। कुछ दिन पहले मेरा दिल उदास हुआ तो बेटी का पता करने यतीम खाने पहुँची। वहाँ के निगरान ने कहा तुम्हारी बेटी तो दूसरे रोज़ मर गई थी। बेटी को रोते घर चली गई, मगर अब देखा तो बेटी जिंदा थी। वो औरत अपना सीना पीटने लगी। मीडिया वाले अफसोस से इस औरत की बेटी की हालत बताने लगे तो मुझ पर जो अशफाक हुआ वो मुझे अजियत की गहरी खाई में धकेल गया। इस बच्ची की लाश दिखाई जा रही थी जो निहायत बुरे हाल में एक गंदे नाले में से मिली थी। मीडिया वालों ने बताया कि बच्ची के 3-4 रोज़ पहले मुसलसल रेप किए जा रहा था और इसके मरने पर इसे गंदे नाले में फेंक कर मुजरिम फरार हो गए। इसकी माँ चीख चीख कर बेटी को पुकारती, इनसे माफ़िया मांगने लगी, पछताने लगी। बच्ची का बाप खामोश खड़ा था। पैदाइश के बाद इस बच्ची ने सिर्फ जिल्लत झेली। ऐसी बदनसीब थी जिसे ना घर वालों ने इज्जत दी, ना बाहर वालों ने सुकून से जीने दिया। वो 12 साल घुटन वाले स्टोर में रही, फिर इसे यतीम खाने जा पहुंची जहां बच्चियों को फ्रॉड किया जाता था। वहां वो मुझ जैसी जंगली इंसान के हाथ लगी और फिर मेरे दोस्तों की दरिंदगी झेल कर मर गई। इस बच्ची के माँ बाप से लेकर मेरे दोस्तों तक हर इंसान इसका गुनहगार था और हर मोड़ पर सबने इस इंसानियत दर्जे की इसे अजियत दी थी। वो मर गई दुनिया से अनजान। वो मासूम लड़की तो शायद जन्नत में जा चुकी थी, मगर हम अपने गुनाहों की सज़ा झेलने के लिए बाकी रह गए। मैं इस रोज़ के बाद पागल हो गया। रातों को सोता हूँ तो चीखें सुनाई देती हैं। डरता हूँ क़यामत के रोज़ मेरा गिरबान पकड़कर इस बच्ची ने सवाल किया तो कहाँ जाऊँगा। मेरी हालत किस दीवाने जैसी हो चुकी थी। तन्हाई हो या रश की जगह मुझे चीखने चिल्लाती बच्ची नज़र आती और मैं भाग कर पीछा छुड़वाता हूँ। अब ज़िंदगी इतनी बेरहम लगती कि मौत की दुआ मांगता हूँ, मगर लगता है सुकून की तरह मौत भी मुझसे रूठ गई है। दोस्तों, ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब